वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। कांतिपुर नाम के नगर में एक युवा व्यापारी रहता था। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा था। अभी 1 वर्ष पहले ही उस व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ था। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि पूरे नगर में यह बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि अगर प्रेम हो तो इन दोनों के जैसा। उस नगर में जब रात के समय अंधकार हो जाता था, पूरे नगर की मशालें जब बंद हो जाती थी, तब भी उस व्यापारी जोड़े के घर के ऊपर मशाल जलती रहती थी। इन दोनों के प्रेम के बारे में उस नगर के राजा और रानी को भी मालूम था। एक दिन की बात है, रात का समय था। राजा महल की छत पर अपनी रानी के साथ मौजूद था। वे दोनों चांद सितारों को निहार रहे थे। इसके बाद उनकी दृष्टि अपने नगर की तरफ गई। पूरे नगर में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, लेकिन एक मकान के छत पर एक मशाल जल रही थी। राजा रानी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वह चर्चा करने लगे। और चर्चा इस बात पर थी कि जिस व्यापारी का अभी प्रेम विवाह हुआ है, उन दोनों पति पत्नी में बहुत ही प्रेम है। तब राजा कहने लगा, महारानी, उनका शादीशुदा जीवन इतना सुंदर चल रहा है, इसके पीछे अवश्य ही पति का हाथ होगा। मेरा अनुमान है कि वह पति अवश्य ही बहुत समझदार होगा, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन इतना सुंदर बीत रहा है। परंतु रानी इस बात से असहमत थी। वह कहने लगी, महाराज, मुझे लगता है कि उसकी पत्नी ही बहुत समझदार होगी। अवश्य ही वे बहुत ही संस्कारी होगी। उसकी पत्नी को मालूम होगा कि पति पत्नी के रिश्ते को किस प्रकार से संभाला जाता है, और इसी वजह से उन दोनों का रिश्ता इतनी खूबसूरती से पनप रहा है। और फिर राजा और रानी के बीच में इस बात को लेकर बहस होने लगी। तब राजा ने कहा, रानी, वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं है। हम एक काम करते हैं, उन दोनों पति पत्नी की एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, बताइए क्या करना होगा। राजा ने कहा, रानी, हम उस व्यापारी की भी और उसकी पत्नी की भी परीक्षा लेंगे, जिससे कि यह मालूम हो जाएगा कि दोनों के बीच में सचमुच प्यार है या नहीं। और फिर उन दोनों ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार रानी ने अपनी एक दासी को बुलाया और अपना एक संदेश देकर उस व्यापारी के पास भेजा। रानी की आज्ञा पाकर वह दासी व्यापारी के पास गई और जाकर कहने लगी, श्रीमान, मुझे रानी जी ने भेजा है, परंतु उनका संदेश देते हुए मुझे कुछ संकोच हो रहा है। व्यापारी ने कहा, आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए और जो भी बात है सच सच कहिए। दासी ने कहा, बात यह है कि महारानी ने संदेश भेजा है कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो वह आपसे शादी करने को तैयार हैं। असल में वे आप पर मोहित हो गई हैं। यह सुनकर व्यापारी एक बार तो सकते में आ गया, परंतु फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा कि आप महारानी जी से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि अगर उनके जैसी 1000 रानियां भी आ जाए, तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता। मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा।
दासी व्यापारी की बात सुनकर वापस रानी के पास आई और उसने महारानी को सारी बात सच-सच बता दी और रानी के द्वारा यह बात महाराजा को भी बता दी गई। अब बारी महाराज की थी। अपनी योजना के अनुसार अब व्यापारी की पत्नी की परीक्षा ली जानी थी। राजा ने अपने एक नौकर को व्यापारी की पत्नी के पास भेजा और साथ ही साथ अपना एक संदेश भी दिया। उसी दिन वह नौकर व्यापारी की पत्नी के घर गया। उस समय व्यापारी घर पर मौजूद नहीं था। नौकर ने व्यापारी की पत्नी से कहा कि एक संदेश महाराज ने आपके लिए भिजवाया है और उनका कहना है कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो महाराज आपसे विवाह कर लेंगे और आपको अपने राज्य की रानी घोषित कर देंगे, क्योंकि महाराज आप पर मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी एक बार तो चौंक गई और फिर कुछ देर वह सोचने लगी। उसके मन में यह विचार आने लगा, यही मौका है कि मैं पूरे देश की रानी बन सकती हूँ। और फिर कुछ निश्चय करके उसने उस नौकर से कहा, आप महाराज से कहिएगा आज रात 2 से 3 बजे के बीच में हमारे घर के ऊपर जो मशाल जलती रहती है वह बुझ जाएगी। तब समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। मैं राजा साहब के इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हूँ। नौकर दौड़ कर वापस राजमहल में पहुँचा और महाराज को कहने लगा, महाराज, व्यापारी की पत्नी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज रात को ही वे अपने पति की हत्या कर देगी। राजा ने उसी समय अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और उनसे कहा कि हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। आज रात उस व्यापारी के घर की मशाल जैसे ही बुझेगी तो हमें उस व्यापारी के घर में तुरंत पहुंच जाना है और उस व्यापारी की जान बचानी है। सभी सिपाही इस बात के लिए तैयार हो गए। रात के समय राजा राजमहल की छत पर चढ़ गया। रानी भी महाराज के साथ मौजूद थी और दोनों व्यापारी के मकान की तरफ देख रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या सचमुच आज मशाल बुझेगी या नहीं। इस दौरान व्यापारी अपने घर पर आया। उसने खाना खाया और अपनी पत्नी से बातें करने लगा। इसके बाद वे दोनों सो गए। रात के 2 से 3 बजे के बीच वही हुआ जिसका डर था। मशाल बुझ गई। जैसे ही वह मशाल बुझी, राजा के सिपाही दौड़कर गए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने सोते हुए पति का गला एक कटार से काट दिया था। व्यापारी मर चुका था। सैनिकों ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सैनिक उस व्यापारी की जान नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई, क्योंकि राजा बहुत ही बेचैन था। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। साथ ही साथ उसे सभी महिलाओं पर क्रोध भी आ रहा था। वह किसी महिला को भी अपने राज्य में देखना नहीं चाहता था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे इस दुनिया की सभी स्त्रियां धोखेबाज है। अगले दिन सुबह होते ही महाराज ने महामंत्री को बुलाया और उनसे कहने लगा, सुनिए महामंत्री जी, मैं आज जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ और शाम को जब वापस लौटूंगा तब तक हमारे राज्य में जितनी महिलाएं हैं उनको मौत के घाट उतार दो। मैं अपने राज्य में एक भी महिला को देखना नहीं चाहता। यह मेरा आदेश है और आपको इस आदेश का हर हालत में पालन करना होगा। इतना कहने के बाद महाराज घोड़े पर सवार होकर
जंगल की तरफ निकल गए और इधर महामंत्री जी के होश उड़ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह महाराज का कैसा आदेश है। लगता है महाराज को महिलाओं से नफरत हो गई है। बेचारा परेशान मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया। अपने बेटे को परेशान देखकर पिता ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। मंत्री ने कहा, पिताजी, हमारे देश का राजा लगता है पागल हो गया है, क्योंकि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि हमारे राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको मौत के घाट उतार दो। उन्हें पूरी नारी जाति से नफरत हो गई है। बूढ़े पिता ने सारी बात जानकर कहा, बेटा, तुम सबसे पहले कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि राजा जब शाम को वापस लौटेंगे तो वह सबसे पहले तुम पर अपना गुस्सा निकालेंगे। तुम्हारी जगह पर मैं महाराज से बात करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। शाम के समय जब राजा वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके नगर में महिलाएं पहले की ही तरह घूम रही हैं। यह देखकर राजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वह जब राजमहल पहुंचा तो उसने अपने मंत्री को ढूंढा। मंत्री जब राजमहल में नहीं मिला तो राजा मंत्री जी के घर पर पहुंच गया। घर जाकर राजा को मालूम हुआ कि मंत्री अपने घर पर भी नहीं था और वहाँ पर मंत्री जी के बूढ़े पिता मौजूद थे। मंत्री के बूढ़े पिता के पास राजा गया। राजा को देखकर मंत्री के पिता ने कहा, महाराज, आपकी जय हो। कहिए महाराज, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? राजा तो क्रोध से भरा हुआ था। कहने लगा, आपका बेटा कहाँ पर है? उसे मैंने एक आदेश दिया था, परंतु उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मेरा आदेश पूरा ना करने की वजह से मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। इस समय मुझे उस पर बड़ा ही क्रोध आ रहा है। मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, महाराज, मुझे मालूम है कि आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई और आपको लगता है कि जो उस पति पत्नी के बीच में प्यार वाला रिश्ता था वह असल में धोखेबाजी का रिश्ता था। आप उस धोखे से परेशान हैं। इस बात से आप इतने परेशान हैं कि इस राज्य के सभी औरतों को मार डालना चाहते हैं। लेकिन महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाए उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि जब आपके पिताजी का शासन था उस समय मैं उनका मंत्री था। उस समय की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। वे घटना सुनने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। महाराज ने कहा, आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास समय नहीं है। तब मंत्री के बूढ़े पिता ने कहना शुरू किया, महाराज, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ शिकार के लिए जंगल में गया था। दुर्भाग्य यह हुआ कि हम जंगल में रास्ता भटक गए। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा घोड़े पर सवार नकाबपोश पहने मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसने एक रस्सी मुझ पर फेंकी, मुझे बांधकर अपने साथ ले गया। मुझे इस बात का पता नहीं था कि वह मुझे कहाँ ले जा रहा है। वह मुझे एक कब्रिस्तान में ले आया। जब वह मुझे लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा तब मुझे लगा कि आज मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। मैंने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। उस आदमी ने वहाँ कब्रिस्तान में एक कब्र के पास एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और मुझसे कहने लगा कि तुम भी इस काम में मेरी मदद करो। और फिर हम दोनों ने मिलकर वहाँ 2 कब्रें खोदी। मुझे यह तो समझ में आ गया था
कि एक कब्र में मुझे दफनाया जाएगा क्योंकि अब मेरी मौत होने वाली है, लेकिन दूसरे में किसको दफनाया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। वह योद्धा पास के ही एक खंडर में गया और वहां से एक सरकटी लाश लेकर आया। यह देखकर मैं भयभीत हो गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसका सिर काटा गया था। वह योद्धा कहने लगा, सुनो, इस लाश को हमें दफनाना है। दोनों कब्रों में से एक कब्र में उस सरकटी लाश को दफना दिया गया। महाराज, उस समय मुझे लग रहा था कि इस दूसरी कब्र में मुझे दफनाया जाएगा और फिर उस योद्धा ने अपने मुंह पर से जो कपड़ा बांधा हुआ था उसे हटाया। असल में वे एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और वे मुझसे कहने लगी कि तुम घबराओ मत, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो। तुम इस राज्य के राजा को जाकर मेरा एक संदेश देना। उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वे राजकुमार मुझे पाना चाहता था और इसके लिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। यह जो कब्र है जिसके पास अभी हमने 2 कब्रें खोदी है, वह मेरे पति की कब्र है और यह जो लाश है उस राजकुमार की लाश है जिसको हम एक कब्र में दफना चुके हैं। और इसके बाद वे बोलती चली गई, अब मैं अपना गला काट रही हूँ, अपनी जान दे रही हूँ और मैं अपने पति के साथ वाली कब्र में दफन होना चाहती हूँ। अगले जन्म में भी मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहूंगी। मैं अपना गला काट रही हूँ, आप मेरे शरीर को इस दूसरी कब्र में दफन कर दीजिएगा। इतना कहकर उसने तलवार से अपना गला काट लिया। महाराज, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने अपने पति के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। उसने मुझे सिखा दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने उसे धोखा दे दिया, परंतु आप इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी भी जान दे दी। महाराज, किसी एक महिला की धोखेबाजी के कारण आप पूरे राज्य की महिलाओं को मौत के घाट उतारने चले थे। आप अपने फैसले को बदलिए महाराज। मंत्री के पिता की बात सुनकर महाराज की आंखें खुल गई और उन्होंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अपने क्रोध के कारण मैं एक गलत निर्णय लेने वाला था, परंतु आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। इसके बाद राजा ने अपना वह आदेश वापस ले लिया और साथ ही साथ अपने मंत्री के पिता को भी धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी एक की गलती से हम सबको गलत नहीं ठहरा सकते। कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।